हाँ तो छात्रों, क्या हाल है आपके। चलिए, आज मैं आपके बिहार का राजनीतिक इतिहास का तीसरा भाग लेकर आया हूँ। इससे पहले हम लोगों ने पढ़ा था मगध साम्राज्य का उदय कैसे होता है, पहला राजा कौन था। फिर उसके बाद हड़यक वंश की, पहले तो बृहद्रथ वंश की स्थापना होती है, उसके समापन के बाद हड़यक वंश की स्थापना होती है, जिसका श्रेय बिंबिसार को जाता है। फिर बिंबिसार का पुत्र जो है उसको मारकर खुद राजगद्दी पर बैठ जाता है। तो यहाँ तक हमने पढ़ा था। चलिए, इसके बाद हम लोग देखते हैं जो अजातशत्रु का पुत्र था उदयन, उसने भी अपने पिता को मारकर खुद मगध साम्राज्य का शासक बन जाता है। यानी जैसा उसने किया था वैसा इसने भी किया उसके साथ। ठीक है, अब यहाँ पर देखते हैं उदयन का शासनकाल क्या है। 461 ईसा पूर्व से 444 ईसा पूर्व तक का काल है। और उदयन जो है अपने पिता अजातशत्रु के शासन काल में चंपा का राज्यपाल हुआ करता था। और क्या किया था, इसने अपने पिता अजातशत्रु को मारकर ही सत्ता ग्रहण किया था, क्योंकि उसके भी दादा को किसी ने मारा था। ठीक है, और इसने क्या किया, इसने एक और महत्वपूर्ण काम किया था। जो आज पटना, जिसको पहले पाटलिपुत्र के नाम से जानता था, इस नगर की स्थापना इन्होंने करी थी। सोन नदी और गंगा नदी के संगम पर, जहां पे दोनों नदियां आकर आपस में मिलती है, ठीक उसी के संगम पर ये पाटलिपुत्र नगर को बसाया था। और मगध की राजधानी जो राजगृह या गृहवच थी, तो वहां से लाकर जब नया नगर बसाया तो फिर नया उद्घाटन भी तो होनी चाहिए, तो उसने पाटलिपुत्र को अपनी राजधानी बनाया। ठीक है, उदयन क्या था, वह जैन धर्म का अनुयायी था। उसने पाटलिपुत्र के बीचों बीच एक चैत्य गृह का निर्माण किया, जो जैन चैत्य गृह बोलते हैं ना, इसका निर्माण करवाया था। और अवंती के शासक जो था पोलक, उसने धोखे से उदयन की हत्या करा दी। काशी के फिर उसका पुत्र राजा बना। और काशी के जो अमात्य था शिशुनाग ने क्या करा, जो हड़यक वंश का जो अंतिम शासक था नागदशक, इसकी हत्या करवा देता है। और नागदशक की हत्या करवाने के बाद वह खुद शिशुनाग वंश के नाम से सत्ता पर काबिज होता है। ठीक है, नागदशक को पुराण में भी दर्शक के नाम से जाना जाता है। देख सकते हैं यहाँ पे आप, नागदशक को पुराण में किसके नाम से जाना जाता है, दर्शक भी कहा गया है। ठीक है, चलिए इसके बाद हम आते हैं, अब जैसे क्या कहते हैं, उसकी हत्या करने के बाद शिशुनाग वंश की स्थापना तो हो जाती है। अब ये शिशुनाग वंश की कार्यकाल जो है वो कब से कब तक था, तो आप देख सकते हैं 312 ईसा पूर्व से, नहीं सॉरी 412 ईसा पूर्व से 345 ईसा पूर्व के बीच। इतने दिनों, ज्यादा दिन तो नहीं है, लेकिन आप इधर देख सकते हैं ये 55, 10, 65, 66, 67 साल का जैसे इसका कार्यकाल रहा है। और ये शिशुनाग वंश जो है, ये काशी का राज्यपाल शिशुनाग, पहले कहा कौन था ये शिशुनाग, तो इनके समय में, हड़यक वंश के समय में, यह काशी का राज्यपाल था। ठीक है, और इसने हत्या करने के बाद मगध का राजा बना, काशी से आ गया। और इसने मगध की राजधानी जो है पाटलिपुत्र से हटा दिया, वैशाली ले गया, वैशाली जैसे ट्रांसफर कर दिया अपनी राजधानी को। ठीक है, शिशुनाग ने किस किस क्या कहते हैं प्रदेश को जीता था, तो इसने वत्स को जीता था, अवंती को जीता था, कौशाम्बी को भी जीत लिया था। ठीक है, 394 ईसा पूर्व में शिशुनाग की मृत्यु हो जाती है। इसके बाद इसका पुत्र कालाशोक, यह मगध की गद्दी पर बैठता है, और इसने मगध की राजधानी पुनः पाटलिपुत्र बना दिया। देख सकते हैं यहाँ पे पुनः पाटलिपुत्र बनाता है। शिशुनाग का जो सर्वश्रेष्ठ महाप्रतापी कह सकते हैं जो राजा था, जो शासक था, वह कालाशोक ही था। यानी जैसे ये इसका पुत्र ही था शिशुनाग।
शिशुनाग का। और इसके शासन काल में ही वैशाली में बौद्ध धर्म की द्वितीय संगीति का आयोजन होता है, यानी बौद्ध धर्म की द्वितीय बैठक होती है 383 ईसा पूर्व में। और ये शिशुनाग वंश का आखिरी शासक जो था वह था नंदीवर्धन। ठीक है, चलिए अब ये नंदीवर्धन की भी हत्या कर देगा, क्योंकि यहाँ पे जो है सत्ता के लिए लोग हत्या किया करते थे। जहां पे थोड़ा सा कमजोर लापरवाह शासक मिला, अगला आदमी उसकी यही से क्या कहते हैं गद्दी से उतारकर खुद राजा बन जाता था। तो यहां भी यही हुआ। महापद्म नंद ने शिशुनाग वंश का अंत करके मगध साम्राज्य पर अधिकार कर लिया और नंद वंश की स्थापना करी। नंद वंश के समय मगध जो है एकदम अपनी शक्ति के चरमोत्कर्ष पर, यानी बहुत 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 ऊपर थी, बहुत शक्ति संपन्न जैसे वह राज्य बन चुका था। ठीक है, और इस वंश के अधीन नंद वंश एवं उसके 8 पुत्रों ने शासन किया। ठीक है, महापद्म नंद जो है उसके 8 पुत्र और खुद वो, यानी यही से क्या कहते हैं 9 के 9 ने शासन किया था। और इस वंश का सर्वश्रेष्ठ शासक जो था यह खुद महापद्म नंद ही थे। एवं घनानंद को भी कह सकते हैं, और घनानंद को उतना जो है क्या कहते हैं प्रतापी नहीं कहेंगे, ये थोड़ा सा भोग विलासता वाला राजा था और इसने विद्वानों का, शिक्षकों का सम्मान नहीं करते थे। और इसी के शासन काल में जब सिकंदर ने क्या कहते हैं विश्व विजय के अभियान पर निकला था और यहाँ इनके क्षेत्र के आसपास आए थे, इसकी सूचना देने के लिए ये जाते हैं घनानंद के पास। लेकिन घनानंद की एक टेंडेंसी थी, एक सोच था कि जितने भी टीचर वगैरह है ऐसा कोई बात आकर कहता है ताकि उसको धन की प्राप्ति हो। तो उसी तरह जब चाणक्य ने आया और बताया कि जहां पर पनाह ये सिकंदर जो है तेजी से ये बढ़ती आ रही है, आप इसके लिए कुछ कीजिए। तो उसने, उसको लगा चलो भाई, पहले तो उसने कहा ठीक है हम सब तुम्हारा है, क्या कहते हैं खुश हुए तुम्हारी ये सूचना पाकर, और उसको कुछ बख्शिश स्वरूप दी जाती है। कहता है ठीक है अब तुम जाओ। लेकिन जब चाणक्य नहीं गया, उसने कहा कि इसके लिए आप क्या कर रहे हैं, क्योंकि उस समय ये तक्षशिला जो था वो विश्व सबसे प्रसिद्ध विश्वविद्यालय था और उसके जो शिक्षक होते थे, उसके जो सदस्यगण होते थे, वह राजपाट में, राजनीति में जैसे उनका योगदान होता था। तो इसी वर्ष वे आए थे घनानंद को समझाने के लिए। लेकिन घनानंद घमंडी, क्रूर, भोग विलासता में जैसे क्या कहते वो तल्लीन था, जिस वजह से इसने चाणक्य का अपमान किया और उसने कहा कि ये जो है ना इसकी सबसे प्रिय चोटी होती है, इसकी चोटी पकड़कर इसको भाई दरबार से खींच कर निकालो। और इस अपमान को चाणक्य ने जैसे बर्दाश्त नहीं कर पाया था और उसने कहा कि टेंशन मत लो, मैं इस अपमान का जैसे बदला तुमसे अवश्य लूंगा और तुम्हें जो इस सत्ता का जो घमंड है मैं तुमसे ये सत्ता हथिया के रहूंगा। और इतना कह के वो चला जाता। तो वही कह सकते हैं कि ये महापद्म नंद और घनानंद जो थे यहाँ का कुछ सही राजा थे। महापद्म नंद को कली का अंश कहा गया, इसको सर्वक्षत्रांग कह सकते थे। सर्वक्षत्रांग मतलब क्षत्रियों का अंत करने वाला, जैसे कि परशुराम, या नहीं तो जैसे कुछ लोगों ने तो यहाँ तक कह दिया कि ये परशुराम का ही दूसरा परशुराम है, यानी परशुराम का ही ये अवतार है, क्योंकि परशुराम ने भी जैसे क्षत्रियों का अंत किया था। भार्गव, एकराट, ये इत्यादि की उपाधि से जैसे क्या कहते हैं इनको नवाजा गया था, इनको ये उपाधि दी गई थी। ठीक है, भारतीय इतिहास में पहली बार महापद्म नंद ने मगध जैसे विशाल साम्राज्य की स्थापना की, जिसकी सीमाएं कहां तक थी, गंगा घाटी के मैदानों, यहां तक उसने गंगा घाटी का जो मैदानी क्षेत्र उसको भी नहीं दिया, उसको भी अपने अंदर मिला लिया। ठीक है, और विंध्य पर्वत के दक्षिण में विजय पताका फहराने वाला मगध का शासक महापद्म ही था। और इसने और क्या करी थी, उड़ीसा को भी जीत लिया और वहां पे जैसे नहर बनवाई थी, ये देख सकते हैं। ठीक है, और इस विशाल साम्राज्य में एक तंत्रात्मक शासन व्यवस्था की स्थापना करी। एक तंत्र, एक संघ
की स्थापना इन्होंने करी थी। उसने क्या करा, वह उड़ीसा से जैन मूर्ति को उठाकर मगध ले आया। वहां की मूर्ति उसको पसंद आ गई होगी, उसने उसको उठाया, मगध ले आया। ठीक है। महापद्म नंद के बाद मगध का अंतिम शासक जो था यही घनानंद था, जिसके बारे में मैंने बताया था कि जिसने चाणक्य का अपमान किया था, जिसके समय में 326 ईसा पूर्व यूनानी शासक सिकंदर का भारत पर आक्रमण होता है। मैं बता चुका हूं पहले, ये देख सकते हैं यूनानी शासक सिकंदर जो है, इसने भारत पर विश्व विजय के तहत जैसे क्या कहते हैं भारत पर भी आक्रमण किया था 326 में। 322 में चंद्रगुप्त मौर्य ने घनानंद को पराजित किया, क्योंकि तब वहां से चाणक्य जाता है, किसी एक बच्चे को उठाता है, उसको ट्रेनिंग सारे गुणों से क्या कहते हैं निपुण करता है सभी गुणों में, और फिर घनानंद के खिलाफ वो चढ़ाई करता है और जिसमें घनानंद पराजित होता है और ये नंद वंश का अंत कर मौर्य वंश की स्थापना करता है। कुछ लोग नंद शासक को जैन धर्म को नंद शासक जो थे वे जैन धर्म को मानते थे तथा क्षुद्र जाति से संबंधित है। कहा जाता था कि ये जो नंद जो था वो क्षुद्र जाति का था। ठीक है, चलिए अब इसके बाद देखते हैं नंद वंश के बाद किसका जैसे क्या कहते हैं साम्राज्य होती है, किसकी स्थापना, मौर्य वंश की। ये देख सकते हैं और इनका शासनकाल 321 ईसा पूर्व से 185 ईसा पूर्व है। नंद वंश के अंतिम सम्राट घनानंद को पराजित करके चंद्रगुप्त मौर्य ने मौर्य साम्राज्य की स्थापना की। क्लियर है यहाँ तक। इस वंश में चंद्रगुप्त मौर्य तथा अशोक सबसे ज्यादा शक्तिशाली हुए और इन दोनों का नाम भी सबसे ज्यादा है। और का उतना नाम तो नहीं पढ़ना है, इतिहास पढ़ना है तो नाम तो सबका आ ही जाती है, लेकिन जो सबसे ज्यादा जैसे नाम जो फेमस हुआ था इन्हीं दोनों का, चंद्रगुप्त मौर्य का और अशोक का। चलिए यहाँ पे देख सकते हैं थोड़ा सा कुछ नोटेबल पॉइंट है। शिशुनाग वंश का सर्वश्रेष्ठ शासक कौन था, कालाशोक था। ठीक है, इसके शासनकाल में जैसे क्या कहते हैं वैशाली में द्वितीय बौद्ध क्या कहते हैं द्वितीय बौद्ध संगीति का आयोजन हुआ था। कब हुआ था, 383 में हुआ था। तो ये थोड़ा सा याद कर लीजिएगा कि द्वितीय बौद्ध संगीति किसके शासनकाल में हुआ था, कहाँ हुआ था और कब हुआ था। क्वेश्चन में अक्सर दे देती है, ऑनलाइन क्वेश्चन में आपको पीटी वगैरह में बिल्कुल पूछता है। ये 4 संगीतियां हैं, चारों संगीति में से एक संगीति के बारे में डिफिनेट पूछती है। चलिए अब हम आ जाते हैं थोड़ा सा चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में जान लेते हैं। चंद्रगुप्त मौर्य चंद्रगुप्त मौर्य जो था मौर्य वंश का संस्थापक। इसके जन्म और जाति के बारे में विद्वानों में मतभेद है। कोई ब्राह्मण मानता है, भूषण पुराण तथा मुद्रा राक्षस के अनुसार चंद्रगुप्त मौर्य को क्षुद्र जाति का माना गया है, जबकि अस्पुनर के अनुसार जो है ना पारसिक मानता था। जैन एवं बौद्ध ग्रंथ इसे मौर्य क्षत्रिय वंश से संबंधित मानते हैं। ये इसका था। मौर्य वंश को एंड्रोकोटस आदि के नाम से भी जाना जाता है। क्वेश्चन दे देता है कि सेंड्रोकोटस के नाम से किसे जाना जाता है या फिर एंड्रोकोटस के नाम से किसे जाना जाता है। तो ये चंद्रगुप्त मौर्य जी है। चलिए कौटिल्य की सहायता से थोड़ा सा जैसे कहानी को देख लेते हैं। कौटिल्य की सहायता से, कौटिल्य वही चाणक्य कह सकते हैं आप, चाणक्य को ही कौटिल्य कहा जाता था, विष्णुगुप्त भी इसी को कहा जाता, इसका नाम था। सहायता से चंद्रगुप्त मौर्य ने सर्वप्रथम उत्तर पश्चिम के राज्य पंजाब एवं सिंध को विजिट किया, यानी उसको जैसे जीत लिया। ठीक है, इसके बाद उसने क्या करी, मगध साम्राज्य पर विजय प्राप्त करी। ठीक है, मगध साम्राज्य पहले जैसे क्या कहते हुए कुछ राज्यों को जीत चुके थे। सिकंदर की मृत्यु के बाद सेल्यूकस बेबीलोन का राजा बना और ये सेल्यूकस कौन था, वो सिकंदर का सेनापति था। ठीक है, भारत विजय को ध्यान में रखते हुए काबुल मार्ग से होते हुए वह सिंधु नदी की ओर बढ़ा। कौन उसका सेनापति, उसको लगा कि मैं जैसे क्या कहते हैं वो सिकंदर ने तो नहीं जैसे भारत को विजय कर पाया, मैं कर लूंगा। लेकिन उसे ये नहीं पता था कि यहाँ जैसे क्या कहते हैं घनानंद नहीं है, यहाँ उसका बाप आकर बैठा हुआ है। ठीक है, तो ये बेबीलोन का राजा बना और भारत विजय को ध्यान में रखते हुए काबुल के मार्ग होते हुए वह सिंधु नदी की ओर बढ़ा, जहां उसका सामना किससे होता है, सेना से हो जाती है। ठीक है, और इस युद्ध में सेल्यूकस पराजित होता है और इसका सामना किससे होता है, तो चंद्रगुप्त मौर्य की सेना से होती है।
और युद्ध भयानक होती है। और इस युद्ध में जो है ना, वह सेल्यूकस जो भारत विजय का सपना देख रहा था, उसकी टाटा फिश हो जाती है, वह पराजित हो जाता है और 303 में अपनी इज्जत बचाने के लिए वह चंद्रगुप्त मौर्य के साथ संधि कर लेता है। ठीक है। और सेल्यूकस अपनी पुत्री हेलेना का विवाह चंद्रगुप्त मौर्य के साथ कर देता है। ठीक है। तथा दहेज के रूप में उसने जो क्षेत्र जीता हुआ था, हेरात, कंधार, मकरान तट, ये सब काबुल, ये जो है ना, ये सब उसको दे देता है। बदले में चंद्रगुप्त भी ऐसे क्या कहते हैं, ऐसा करो, बदले में उसने भी जैसे 500 हाथी उपहार स्वरूप दे दिया था। देख सकते हैं 500 हाथी उपहार स्वरूप दे दिया था। हाँ जी, एक चीज मैं यहाँ पे बता देता हूँ जो यहाँ पे नहीं है, कि ये जो है सेल्यूकस की पुत्री हेलेना से जो चंद्रगुप्त ने शादी किया थी, ये इसकी दूसरी शादी थी। पहली शादी इसने किया था, ये घनानंद को जो मारा था उसकी बेटी से किया था। घनानंद की बेटी का नाम था दुर्धरा। ठीक है। तो पहली पत्नी वो थी और ये हेलेना इसकी दूसरी पत्नी थी। और उस समय जब जानते ही है कि साम्राज्य विस्तार के लिए 3 नीतियां अपनाई जाती थी। एक विवाह नीति होता था, जिसकी शादी करो और उसके राज्य को अपने राज्य में मिला लो। दूसरा संधि नीति होती थी और तीसरा जैसे क्या कहते हैं विजय होता था, कि चलो जो नहीं मान रहा है तो फिर आक्रमण कर दो। तो इन्होंने भी यही किया था। चलिए, सेल्यूकस ने मेघास्थनीज नामक एक राजदूत चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में भेजता है। ये मेघास्थनीज को सेल्यूकस ने ही भेजा था भारत, इसके दरबार में, और उसी ने इंडिका नामक पुस्तक की रचना की। और इसी पुस्तक में उस समय की गतिविधियों के बारे में सब कुछ आपको डिटेल में पढ़ने को मिल जाएगी। ठीक है। चलिए, चंद्रगुप्त मौर्य को भारत का मुक्तिदाता कहा जाता है। भारत का मुक्तिदाता किसे कहा जाता था? चंद्रगुप्त मौर्य को याद रखेंगे आप। शासन के अंतिम समय में वह अपना सिंहासन राजपाट त्याग देता है और भद्रबाहु के साथ श्रवणबेलगोला, जिसको मैसूर कहते हैं ना, जहां टीपू सुल्तान का नाम जुड़ा हुआ है। ठीक है। तो श्रवणबेलगोला में चंद्रगिरी पर्वत पर जाकर तपस्या करने लगता है। यानी जैसे लास्ट में वह किसको अपना लेता है? जैन धर्म को अपना लेता है। और जहां उसने संलेखन विधि के द्वारा अपने प्राण को त्याग देता है। संलेखन विधि होता है भूखा प्यासा रहकर अपने शरीर को कष्ट देकर प्राण त्याग करना, संलेखन विधि कहलाती है। क्लियर है? और ये जैन धर्म की, ये जैन धर्म में होती है। चलिए, इसके बाद आ जाते हैं चंद्रगुप्त मौर्य के बाद उसका पुत्र बिंदुसार 298 ईसा पूर्व से 273 ईसा पूर्व तक इसका शासनकाल रहता है। चंद्रगुप्त मौर्य की मृत्यु के बाद उसका पुत्र बिंदुसार 298 में मगध साम्राज्य की गद्दी पर बैठता है। यूनानियों ने इसे अमित्र चेटस या अमित्र घात कहा है, जिसका अर्थ होता है शत्रुओं का नाश करने वाला। काफी जैसे पिता की तरह ये भी जैसा क्या कहते हैं, एकदम समृद्ध शासक हुआ था। इसका एक और नाम था, ठीक है, सिंहसेन। इनका बिंदुसार का कह देगा सिंहसेन के नाम से जैसे किस सम्राट को जाना जाता है या किस मौर्य वंश के शासक को जाना जाता है, तो सिंहसेन कह सकते हैं। चलिए, यहाँ पे है पॉइंट टू बी नोटेड, सेल्यूकस ने मेघास्थनीज नामक एक राजदूत चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में भेजा, जिसने इंडिका की रचना की। क्लियर है यहाँ तक? चलिए, ये 2 पॉइंट याद रखेंगे। चलिए आगे देखते हैं। बिंदुसार के समय में ही तक्षशिला में विद्रोह हुए, जिसे दबाने के लिए मालवा या उज्जैन के प्रशासक अशोक को भेजा गया। सीरिया के शासक एंटियोक प्रथम ने डायमेकस नामक राजदूत तथा मिस्र के शासक टॉलमी द्वितीय फिलाडेल्फस ने डायनोसियस नामक राजदूत बिंबिसार के दरबार में भेजा। जो प्रतापी राजा होते हैं उसको खुश करने के लिए देश विदेश से भी आते रहते हैं लोग, अपने व्यापार के जैसे दृष्टिकोण से या फिर बहुत सारे कारण होते हैं इन लोगों को। आज भी आप देख सकते हैं भारत का संपर्क जैसे लगभग जैसे बहुत सारे देशों के साथ है, बहुत सारे देशों के साथ इसका व्यापार होता है, बहुत सारे देश इसके मित्र भी हैं, तो बहुत सारे देश इसके दुश्मन भी हैं। ठीक है। तो बिंदुसार जो है अपने पिता की भांति ही, अपने पिता की तरह ही कार्य करता था। एक अपने पिता की तरह ही एक जैसे क्या कहते हैं कुशल शासक था। उसने अपने साम्राज्य को प्रांतों में विभाजित कर दिया। उतना बड़ा साम्राज्य था, इतना बड़ा साम्राज्य को जैसे क्या कहते हैं देखना अकेले
एक की बात तो है नहीं, तो उसको आसान कर दिया इन्होंने, अलग अलग प्रांत बना दिया। जैसे कि अभी भारत को देख ले, अब भारत को यही से क्या कहते हैं, एक आदमी चाहेगा दिल्ली से हम पूरे भारत पर राज करें तो संभव नहीं है, तो क्या किया गया है कि ये भारत को अलग अलग राज्यों में बांटा गया है, और फिर क्या किया गया है, उस राज्य में जैसे क्या कहते हैं उसका एक प्रधान बनाया जाता है, मुख्यमंत्री कहिए, राज्यपाल कहिए, और वहां का शासन वही। तो इस तरह अलग अलग राज्यों में इसकी जैसे क्या कहेंगे, अलग अलग राज्यों की स्थापना होती है, और अलग अलग जैसे मुख्यमंत्री, अलग अलग राज्यपाल, अलग अलग, यानी वहां के जैसे अलग अलग जैसे राज्य के अनुसार, वहां की जैसे क्या कहते हैं कल्चर के अनुसार, वहां की संस्कृति के अनुसार, वहां के जैसे जनता अपना जैसे राजा चुनती है। ठीक है, तो ये इन्होंने भी अलग अलग प्रांत में, और हर प्रांत में उपराजा, मैंने अभी मुख्यमंत्री की बात करी थी ना, तो ये उपराजा के रूप में कुमार नियुक्त कर दिया, जो वहां उस क्षेत्र का जहां नियुक्त किया गया उस क्षेत्र का देखभाल करे, लेकिन सबका ज्वाइंट, जैसे कि अभी सारा राज्य जो है केंद्र से जुड़ा हुआ है, उस समय भी कुछ ऐसा ही था। ठीक है, चलिए इसके बाद प्रशासनिक कार्यों के लिए उसने मंत्री परिषद की स्थापना की। आज भी तो जैसे मंत्रिमंडल है, हर राज्य का अपना अपना मंत्रिमंडल है, तथा अनेक महामात्यों की भी नियुक्ति की। ठीक है, बिंदुसार ने 25 वर्षों तक राज्य किया, तथा 273 ईसा पूर्व में उसकी मृत्यु हो जाती है। ठीक है, यहां तक कोई दिक्कत आपको नहीं होनी चाहिए, आशा करता हूं। चलिए, इसके बाद जो मेन नाम आता है मौर्य वंश में, वो है अशोक। ये आपको एक लंबा टॉपिक है, इसके बारे में आपको डिटेल में जानना होगा। चलिए, इसका शासनकाल क्या है, 73 से 232, 273 से 232 ईसा पूर्व, लगभग आप देख सकते हैं कि 50 वर्षों का इसका शासनकाल है। ठीक है, अब बिंदुसार का उत्तराधिकारी अशोक महान हुआ, जो 273 ईसा पूर्व में मध्य की गद्दी पर बैठा, और इसने गद्दी पर कैसे बैठा, अपने 99 भाइयों की हत्या करके। सम्राट बनने का ये झलक था कि अपने पीछे जो है वहां तक आने के लिए अपने 99 भाइयों को इन्होंने मार दिया। लेकिन इस विषय में मतभेद है, लोगों का मानना है कि ये गलत है। ठीक है, लोगों ने कहा कि ये ऐसा हो ही नहीं सकता कि कोई अपने 99 भाई को मारकर खुद राजा बने, लेकिन कुछ लोग कहते कि नहीं, ऐसा हुआ है। अब हकीकत क्या है ये तो हमें भी नहीं पता, लेकिन जैसा बुक में दिया हुआ है, क्योंकि उस समय तो ना हम थे ना आप थे, तो जो बुक में दिया हुआ है हम लोग उसी को मानते हैं, आधार मानते हैं। चलिए, अशोक का अपने भाइयों के साथ संघर्ष हुआ, जो 4 वर्षों तक चला, क्योंकि अशोक 273 ईसा पूर्व में शासक नियुक्त हुआ, और 4 वर्ष बाद 269 ईसा पूर्व में उसका राज्याभिषेक हुआ। अब समझ सकते हैं कि शासक तो जैसे नाम, इनका नामकरण हो गई थी, लेकिन ये गद्दी पर बैठ नहीं सके थे, क्योंकि इस बीच उनके भाई सब आ रहे थे, जो उससे बड़े रहे होंगे, जो ठीक है, तो पहले उसका अधिकार रहा होगा। चलिए आगे देखते हैं। नेपाली साहित्य के अनुसार शासक बनने से पहले अशोक कहाँ था, तक्षशिला का गवर्नर था, अर्थात तक्षशिला का राज्यपाल था। जबकि ये तक्षशिला कहाँ है, आज के डेट में वो पाकिस्तान चला गया है, चला नहीं गया है, पाकिस्तान में पड़ता है। ठीक है, जबकि श्रीलंका साहित्य के अनुसार वह उज्जैन का गवर्नर था। लीजिए, अब श्रीलंका का साहित्य कहता है कि वह उज्जैन का गवर्नर था, और नेपाल का जैसे किताब कहता है कि वह कहाँ का था, तक्षशिला का गवर्नर था। अशोक को प्रारंभ में चंडाशोक या कामाशोक कहा गया है। अशोक नाम का उल्लेख उसके 4 अभिलेखों, मास्कीय अभिलेख, गुर्जरा, नेतुर और उडेगोलम, ये सब अभिलेखों में मिलता है। ब्रादु अभिलेख में उसे प्रियदर्शी के नाम से जाना जाता है। क्वेश्चन कितना बार पूछा गया है कि जैसे प्रियदर्शी किस शासक होता है उसको कहा जाता है, जबकि मास्कीय अभिलेख में जैसे क्या कहता है, बुद्ध शाक्य भी कहा गया है। इसे क्या कहा गया है, बुद्ध शाक्य भी कहा गया है। चलिए, अशोक ने अपने जीवन में एक युद्ध लड़ा जो काफी उल्लेखनीय है। उस युद्ध के बाद ही तो जैसा क्या कहते हैं, अशोक का जीवन ही जैसे बदल गई, और वह युद्ध था कलिंग का युद्ध, जिसकी जानकारी अशोक के 13वें तथा बहुत बड़ा शिलालेख है उससे मिलती है। ठीक है, यह युद्ध शासन के 8वें वर्ष में, जब वह राजा बन गया तो उसके 8 वर्ष बाद, अर्थात जैसे 261 ईसा पूर्व में लड़ा गया। इस युद्ध की
यह युद्ध इतना भयानक हुआ कि चारों तरफ खून की नदियां, किसी का मुंडी कटा हुआ, किसी का हाथ कटा हुआ, किसी का पेट फटा हुआ, चारों तरफ जहां देखेंगे तहां नरसंहार ही खून की नदियां लाल लाल जमीन हो गई थी। और इस दृश्य को देखकर किसी का भी मन विचलित हो सकता था, ठीक है। और इस दृश्य को जब अशोक ने अपनी जैसे खुली आंखों से देखा तो उसका हृदय जो है परिवर्तित हो गया। उसने कहा कि मैं ये क्या कर रहा हूं, और उसने उसी समय आगे युद्ध न लड़ने का सौगंध ले ली, शपथ ले ली, और उसने युद्ध नीति को छोड़कर धम्म नीति, धम्म का मतलब यहां पे आप जान सकते हैं धर्म, ठीक है, उसने धर्म नीति को अपना लिया एवं विश्व का प्रथम शांति प्रवर्तक बन गया। विश्व का प्रथम शांति प्रवर्तक के नाम से अशोक जाना जाता है, याद रखिएगा। कौटिल्य के अनुसार कलिंग युद्ध का मुख्य कारण हाथियों के क्षेत्र को प्राप्त करना था, जबकि प्लिनी के अनुसार व्यापार वाणिज्य के लिए समुद्री तट प्राप्त करने के उद्देश्य से कलिंग का युद्ध लड़ा गया। कलहन की राजतरंगिणी के अनुसार जो था, बौद्ध धर्म ग्रहण करने से पहले कट्टर शैववाद की कुछ लोगों ने बताया। बौद्ध धर्म में अशोक को दीक्षित करने वाला विद्वान उपगुप्त या मौलिकोत्तिस था, ठीक है। चलिए, सबका अलग अलग मत है। आगे देखते हैं। अशोक अपने साम्राज्य को 5 प्रांत में बांटा था, मैंने पहले बता दिया। वो कौन कौन था? पहला प्रांत था उत्तरापद, जिसकी राजधानी कहां थी? तक्षशिला, ठीक है। दूसरा है दक्षिणापथ, इसकी राजधानी देख सकते हैं स्वर्णगिरी। तीसरा है अवंती, राजधानी उज्जैन। चौथा है कलिंग, राजधानी तोसले भी लोग कहते थे। उसके बाद 5वां है प्राची, पूर्वी राज्य, जिसकी राजधानी कहां थे? पाटलिपुत्र, ठीक है। हाँ, मौर्य, संपूर्ण मौर्य राज्य की राजधानी पाटलिपुत्र में स्थित थी। अशोक ने कश्मीर एवं श्रीनगर एवं नेपाल ललित नामक नगर की स्थापना, इन्होंने 3 नगर, एक श्रीनगर की स्थापना की कश्मीर में, नेपाल में ललित पाटन नामक नगर की स्थापना की। रुद्र दमन के जूनागढ़ अभिलेख के अनुसार इस क्षेत्र में उज्जयंत पर्वत पर खुद से गुप्त द्वारा चंद्रगुप्त मौर्य ने सुदर्शन झील का निर्माण किया था। सुदर्शन झील का बारे में बहुत पूछा जाता है कि सुदर्शन झील का जैसे क्या कहते हैं पुनर्निर्माण किसने कराया, लेकिन वास्तविक में जो निर्माण कराया गया था वो इसी के द्वारा कराया गया था, ठीक है। चलिए, इसके बाद है जिसकी मरम्मत अशोक ने तुषासप द्वारा रुद्र दमन के तुषास्प द्वारा हुआ। फिर रुद्र दमन ने, जो कि एक सुविख्यात, इसके द्वारा रुद्र दमन के भी द्वारा हुआ था इसका जैसी। इसके बाद इसको जैसे मरम्मत कराने में स्कंद गुप्त ने भी जैसे भूमिका निभाई थी। इसके बाद चक्रपालित, ठीक है। तुषार अशोक के समय अवंती का गवर्नर था, जो एक यूनानी था, ठीक है। अशोक के बाद मौर्य साम्राज्य कई भागों में बट गया, जैसे पूर्वी भाग अर्थात बिहार, बंगाल अर्थात उत्तर प्रदेश, नहीं, पूर्वी भाग अर्थात बिहार, बंगाल में बट गया, उत्तर प्रदेश इत्यादि में बट गया। सब पहले सब एक ही था। इस क्षेत्र का शासक दशरथ बना, जिसने इसकी राजधानी पाटलिपुत्र को ही रखा। पश्चिमी भाग में राजस्थान आया था, यानी वो भी इसी का मगध का ही जैसे अंग था। गुजरात, पश्चिमी मध्य प्रदेश के प्रांत भी थे। इसका शासक अशोक का एक अन्य पौत्र यानी पोता संप्रति बना। अशोक के बाद संप्रति को मौर्य वंश का श्रेष्ठ शासक कहा जाता है। राजतरंगिणी के अनुसार कश्मीर क्षेत्र का शासक जालौक बना। मौर्य वंश के अंतिम शासक विद्रथ की हत्या 185 ईसा पूर्व में ब्राह्मण सेनापति पुष्यमित्र शुंग के द्वारा कर दी गई तथा शुंग वंश की स्थापना की गई। चलिए, अशोक के बारे में कुछ और हम जानकारी लेंगे आपकी अगले क्लास में। तब तक के लिए टाटा, बाय बाय, फिर मिलते हैं। जय हिंद।